सभी दोस्तों को सलाम और आदाब। आज की वीडियो में हिंदी सिनेमा के 1970 के दशक के उस काले दौर का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में संगीत के पतन की नींव रखी गई। और बाद के समय में जो दृश्य देखने को मिले, उनमें संगीत और गुणवत्ता का गला घोंट दिया गया, जिसके कारण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री संगीत के क्षेत्र में पूरी तरह परास्त हो गई। उस काले दौर में घटिया ट्रेंड्स को बढ़ावा दिया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज को दबा दिया गया। गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया और हर हीरो पर एक ही अंदाज और लहजा थोप दिया गया। गैर प्रशिक्षित सिंगर्स के हवाले पूरी इंडस्ट्री कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि एक से एक उम्दा शख्सियत वाले खूबसूरत हीरो पर एक ही तरह की आवाज थोप दी गई। क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन और वर्सेटिलिटी सिर्फ मोहम्मद रफ़ी का ही खासियत थी, और जिन महाशय के हवाले फिल्म इंडस्ट्री की गई वे इन मामलों में बिल्कुल कच्चे थे। न तो वॉइस मॉड्यूलेशन और न ही वर्सेटिलिटी। हीरो के मुंह से उसकी अपनी आवाज महसूस होने की बजाय अजीब सी बेतरतीबी पर आधारित गीतों के ढेर लगा दिए गए। मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबियां सुनते जाइए और दूसरे महाशय के कारनामे भी सुनते जाइए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी जैसे लीजेंड की मौजूदगी में जिस तरह सियाने कोव्वे वाला किरदार निभाया, उनकी क्या मान्यता थी। मोहम्मद रफ़ी की जो तीसरी खूबी थी, जिसके वे बेताज बादशाह थे और कोई भी उनका हमपल्ला नहीं था, वह खूबी थी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और बाद में बहुत सी मुश्किलों और उतार चढ़ाव के बाद कई संगीतकारों को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि अगर हमारे गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए होते तो उनमें इमोशंस का तिलिस्म और तूफान कुछ और ही होता। अब देखते हैं कुछ गानों के हवाले से उस समय के मशहूर गायक असल में गाना गाते समय क्या करते थे। यहाँ क्रांति मूवी, जो कि एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी, और यह फिल्म मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु के एक साल बाद यानी 1981 में रिलीज हुई। इसका एक गाना जिसके बोल थे, चना जोर गरम। इस गाने को 4 गायकों ने गाया है, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश। यह गाना शुरू में हंसी मजाक के अंदाज में गाया गया है। गाने के पहले पार्ट में भी यह विरोधाभास देखा जा सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज और डायलॉग डिलीवरी से तो सब वाकिफ हैं। उनकी वही आवाज, वही लहजा और उनकी पूरी शख्सियत उनकी आवाज में समा जाती है। लेकिन यहाँ भी विडंबना देखिए, एक बेढंगी आवाज जैसे उनकी शख्सियत पर थोप दी गई हो। और जिस आवाज और लहजे के दम पर उन्होंने अपना मुकाम बनाया, वह हवा में गायब हो जाता है और एक असंबद्ध आवाज पर बेचारे अपने होंठ हिला रहे हैं। क्योंकि गाने वाले महाशय को वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या सरोकार, यही वह रवैया था जिसे अपनाया गया और इसका असर यह हुआ कि इन्हीं महाशय की जिंदगी में मोहम्मद रफ़ी को कॉपी करने वाले नॉन प्रोफेशनल लोग उनसे भी बढ़कर इंडस्ट्री को संभाल बैठे। चलो आगे की बात करते हैं। मोहम्मद रफ़ी की एंट्री के बाद वह हंसी मजाक वाला पार्ट खत्म हो जाता है और सारे सिंगर्स को सिचुएशन, माहौल और फिल्म के मिजाज के मुताबिक जज्बात जाहिर करने थे। लेकिन नतीजा सामने है। यहाँ वॉइस रेंज का केंद्रीय किरदार है। लेकिन इन महाशय के गले से मोहम्मद रफ़ी जैसे एफर्टलेस हाई नोट्स तो दूर, उससे भी कम ऊंचे नोट्स पर गले में फंसी हुई आवाज महसूस होती है। और मोहम्मद रफ़ी साहब एफर्टलेसली बेहद ऊंचे नोट्स पर दर्द, बगावत, ललकार, आज़ादी के साथ शान, देशभक्ति का पक्का जज्बा और मर्दानगी की वह ताकत ले आते हैं जो किसी घब्बरू जवान में भी मुश्किल है। उसके बाद फिर निचले नोट्स। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को वह केंद्रीय एनर्जी दी जिसने सिचुएशन को जिंदा कर दिया। उनकी आवाज में वह गड़गड़ाहट और पावर थी जो सुनने वाले को फौरन खड़ा कर दे। उनकी आवाज ने गाने के माहौल को इनकलाबी शिद्दत में बदल दिया। क्या पावर थी और क्या कंट्रोल था। और दिलीप कुमार जैसी शख्सियत पर भी भारी था, बल्कि उनकी आवाज की ताकत विद वॉइस मॉड्यूलेशन हर हीरो की ताकत को बढ़ा देती थी। इसलिए न कोई तृष्णा और न कोई असंबद्धता महसूस होती थी, बल्कि वही हीरो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लगने लगता था। यही है कमाल, हाई नोट्स पर भी ऐसी मर्दानगी, जबकि दूसरे महाशय जोश से ज्यादा नोट्स के साथ जोर लगाते साफ महसूस किए जा सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर प्राकृतिक स्किल्स नहीं थी और इन बखेड़ों के लिए महाशय को अपनी आवाज को स्ट्रेच करने के लिए जोर लगाना पड़ता था। लेकिन आवाज थी कि जोश की बजाय गले में कुछ फंसा होने का एहसास कराती थी।
कहने का मतलब यह कि अगर प्लेबैक सिंगिंग को जो उरूज हासिल था और उसका मोजिद और जद्दैजल आपके पास मौजूद था, तो क्या आप सबकी अक्ल घास चरने चली गई थी, जो हर म्यूजिक डायरेक्टर और इंडस्ट्री के करता धरता बहरे गूंगे बन गए थे। आज यह नतीजा है कि पाकिस्तान से मिरासी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सलमान खान दबंग लगने के बजाय पता चलता है कि उसके गले से धागे जैसी पतली आवाज निकल रही है। ये पाकिस्तानी मिरासी तो उन उस्तादों की नकल करते हैं जो लाहौर के बाजार हुस्न की संगीत परंपरा लेकर कोटों से उतरे थे। इस गाने में नतीजा यह था कि सिर्फ मोहम्मद रफ़ी अकेले थे जो यूं लगते थे कि मानो मोर्चे पर खड़े होकर ऐलान जंग कर रहे हों, और बाकी सब जैसे इस गाने में खाना पूरी कर रहे थे। उन सबका वही एकसमान अंदाज, जैसे आपके पास कोई खास फॉर्मूला दर्ज हो और आप फोटोकॉपी मशीन से उसकी एक नई कॉपी निकाल लें, क्योंकि यह फॉर्मूला तो वैसे भी आसानी से बेचा जा रहा था। अब एक और गाने की मिसाल देख लीजिए। फिल्म अमर अकबर एंथनी का गाना हमको तुमसे हो गया है प्यार, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया है। इस गाने में भी मोहम्मद रफ़ी का कमाल यही है कि उन्होंने वो मॉड्यूलेशन के जरिए अपनी आवाज़ को ऋषि कपूर के चेहरे, मासूमियत और शरारती मिजाज के साथ मैच किया, जबकि बाकी गायक ज़्यादा अपनी अपनी पहचान में ही गाते महसूस होते हैं। मोहम्मद रफ़ी की वॉइस मॉड्यूलेशन और सहजता, ऋषि कपूर की स्क्रीन पर छवि हमेशा शरारती, मासूम और हल्की फुल्की शोखी के साथ रोमांटिक रही। मोहम्मद रफ़ी ने यहाँ अपनी आवाज़ को बिल्कुल उसी हिसाब से चमकदार, नरम और शोख रंग में ढाल दिया। जैसे ही उनका हिस्सा शुरू होता है, वे ऊंचे सुर पर बिना किसी खींचाव के सहज प्रवेश लेते हैं। यही रफ़ी की खासियत है। आवाज़ स्वाभाविक उछाल के साथ ऊपर जाती है, सुनने वाले को जोर लगाने का एहसास नहीं होता, और फिर उसी बहाव में नीचे नरम लहजे पर उतर आती है। इससे ऋषि कपूर की ऑन स्क्रीन छवि पूरी तरह विश्वसनीय लगती है, यानी देखने वाले को यूं लगे कि यह आवाज़ वाकई उन्हीं की है। दूसरे गायकों का अंदाज, मुकाबला, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन के लिए उनकी आवाज़ का लहजा भारी और मिट्टी सा था, जो अमिताभ की बैरीटोन से मेल करने के बजाय एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। जब किशोर ऊंचे स्वरों पर जाते हैं, तो आवाज़ में खिंचाव साफ महसूस होता है, जैसे वे अपने नैसर्गिक आराम क्षेत्र से बाहर जा रहे हों। नतीजा यह कि स्क्रीन पर अमिताभ की शक्ल और किशोर की आवाज़ बिल्कुल अलग-अलग लगती है। मुकेश, विनोद खन्ना के लिए मुकेश की आवाज़ मुलायम और सीधी थी। उन्होंने अक्सर अपने नैसर्गिक अंदाज में गाया, बिना यह देखे कि विनोद खन्ना के युवा, स्टाइलिश चेहरे से कितना मैच हो रहा है। इस तरह उनकी आवाज़ अच्छी तो लगती है, मगर लिपसिंग पर पूरी विश्वसनीयता नहीं बैठती। नतीजा, रफ़ी का फ़र्क, मोहम्मद रफ़ी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे सिर्फ गाना नहीं गाते थे, बल्कि किरदार को गाते थे। उनके भीतर वह लचीलापन था कि जिस हीरो के लिए गाए, उसी के यौवन, ऊर्जा और हाव-भाव को आवाज़ के रंग में मिला दें। इस गाने में भी उनका हिस्सा सुनते ही यह फ़र्क साफ महसूस होता है कि वे ऋषि कपूर के किरदार की रूह को अपनी आवाज़ में जिंदा कर रहे हैं, जबकि बाकी गायक अपनी-अपनी पहचान में गाते हैं। अब हम दो गानों का जिक्र करें, तो साफ समझ आता है कि मोहम्मद रफ़ी किस तरह अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज़ को ढालते थे। मेरे देश प्रेमियों, फिल्म देश प्रेमी 1982, यह गीत पूरी तरह जोश और देशभक्ति से भरा हुआ है। स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन भीड़ को संबोधित करते हैं। उनकी गहरी बैरिटोन आवाज़ और दमदार अदाकारी दर्शकों को बांध लेती है। रफ़ी ने इस गाने में अपनी आवाज़ को भारी और प्रभावशाली बनाया, ताकि अमिताभ की शख्सियत के साथ पूरा तालमेल बैठे। जहाँ-जहाँ सुर ऊंचे जाते हैं, रफ़ी ने वही शक्ति और गंभीरता रखी जिससे गाना अमिताभ पर एकदम फिट लगता है। मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया, फिल्म दोस्ताना 1980, यह गाना दोस्ती और जुदाई की पीड़ा का भाव प्रकट करता है। अमिताभ बच्चन यहाँ एक मजबूत लेकिन संवेदनशील दोस्त के रूप में दिखाई देते हैं। रफ़ी ने इस गीत में कोमलता और दर्द को जोड़ा, लेकिन टोन को इतना गहरा रखा कि अमिताभ की बैरिटोन आवाज़ से मेल खा सके। उनकी आवाज़ में वह भावनात्मक कंपन था जिसने गाने को और भी असरदार बना दिया, और स्क्रीन पर अमिताभ की अभिव्यक्ति बिल्कुल वास्तविक लगी। अमिताभ बच्चन की बैरिटोन आवाज़ हमेशा से उनकी पहचान रही है, गहरी, गूंजदार और गंभीर। अधिकांश गायक इस गहराई तक पहुंच नहीं पाते और उनकी आवाज़ अमिताभ की पर्सनैलिटी के सामने हल्की लगती है।
मगर मोहम्मद रफ़ी की खासियत यह थी कि वे अपनी गायकी को ढालकर अमिताभ के लिए ऐसा गाते थे कि दर्शकों को अभिनेता और गायक के बीच जरा भी अंतर महसूस नहीं होता। बैरिटोन आवाज की परिभाषा यह है कि यह पुरुष स्वर की वह रेंज है जो बास और टेनर आवाज के बीच आती है। यह आवाज आमतौर पर भारी, गंभीर और गूंजदार होती है, जो तुरंत श्रोता के मन पर असर डालती है। हर किसी की आवाज में वह गहराई और वजन नहीं होता जो असली बैरिटोन को अलग बनाता है। अमिताभ बच्चन की शख्सियत और उनकी सफलता में उनका बैरिटोन एक बुनियादी किरदार निभाता है। उनकी बातचीत, संवाद, अदायगी और नरेशन में यह गंभीर आवाज ऐसा जादू बिखेरती है कि सुनने वाला तुरंत आकर्षित हो जाता है। यही वजह है कि उनके डायलॉग्स फिल्मी इतिहास में आइकॉनिक बन गए। उनकी आवाज में नैसर्गिक कशिश, गरिमा और वजन था, जिसने उन्हें बड़े पर्दे पर असाधारण मौजूदगी दी। इसके बरक्स किशोर कुमार एक अलग प्रकृति के गायक थे। उनकी आवाज ज्यादातर ऐसी रेंज में आती थी जो हल्की फुल्की, शोक और चंचल मिजाज के अनुकूल थी। वे रोमांटिक, हास्य और हल्के फुल्के गीतों में मशहूर थे, लेकिन जब बात अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता के बैरिटोन से मेल खाने की आती तो किशोर कुमार अक्सर कमजोर पड़ जाते। उनकी आवाज की चमक अमिताभ की गहरी और गरिमामयी स्क्रीन मौजूदगी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती थी। इसी तरह वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आवाज में उतार चढ़ाव और लहजे को किरदार के मुताबिक बदलने में भी किशोर कुमार सीमित दिखाई देते थे। अमिताभ की मर्दाना, भारी शख्सियत के लिए जरूरी गंभीरता और बारीकी के साथ आवाज को मोड़ने और रंग देने में वे अक्सर नाकाम रहे। सिर्फ मोहम्मद रफ़ी यह काम बेहतर ढंग से कर पाते क्योंकि वे अपनी आवाज को किरदार के मुताबिक मॉड्यूलेट करने के माहिर थे। यो मानो सिर्फ ट्रेंड बनाकर तात्कालिक लाभ के लिए फिल्मी संगीत की बलि चढ़ा दी गई। इतने बड़े सुपरस्टार के उत्कर्ष पर और उसकी जवानी का सारा गोल्डन पीरियड काला कर दिया गया और बेसुरे गीतों का ढेर लगा दिया गया। यही है आपकी लेगेसी, और यूं आपने ऐसे नॉन प्रोफेशनल और नाम मात्र के गायकों के लिए दरवाजे खोल दिए। इसके पीछे अच्छे धुन बनाने वाले और अच्छे शायर क्या झक मारते। अभी जिक्र करते हैं संजीव कुमार के लिए गाए मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के सिर्फ 2 गानों का। संजीव कुमार अपनी पीढ़ी के अनोखे अभिनेता थे। उनकी शख्सियत में एक तरफ भारी भरकम मर्दानगी और गरिमा थी तो दूसरी तरफ एक संवेदनशील दिल और आंखों के जरिए कहानी कहने का हुनर। उनकी अपनी असली आवाज गहरी बैरिटोन रंग लिए हुए थी, जो बात करते समय भी एक गंभीरता और अथॉरिटी का एहसास कराती थी। यही वजह थी कि उनके चेहरे और शख्सियत पर वही प्लेबैक आवाज फिट बैठती थी जिसमें गहराई, मैस्कुलिनिटी और भावनात्मक तीव्रता मौजूद हो। अब अगर हम 2 अलग-अलग फिल्मों के गीतों पर गौर करें, तो फर्क बहुत साफ नजर आता है। फिल्म कातिल 1986 का गाना, इस फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में गाया गया गीत है कहाँ जा रहा था, कहाँ आ गया हूँ। पृष्ठभूमि यह है कि संजीव कुमार एक अंधे पति हैं, जिन्हें अपनी पत्नी की बेवफाई का पता चलता है। यह गीत आंतरिक टूट-फूट और आत्मसंवाद की सूरत में आता है। किरदार के भीतर सिर्फ उदासी नहीं, बल्कि एक घायल गरिमा और दबे हुए गुस्से की झलक भी है। इस मौके पर दरअसल गीत में वह मर्दानगी और सख्ती झलकनी चाहिए थी जो संजीव कुमार के अस्तित्व की पहचान थी। किशोर कुमार ने गीत को खूबसूरती से नरम और दिलकश अंदाज में गाया, लेकिन उनकी आवाज की नैसर्गिक मिठास और गोलाई संजीव कुमार की शख्सियत से पूरी तरह मेल नहीं खा सकी। ऊंचे सुर, हाई नोट्स पर भी आवाज ज्यादा धारदार और खुली नहीं हुई बल्कि नरम ही रही। नतीजा यह निकला कि पर्दे पर चेहरा और आवाज अलग-अलग महसूस हुए। संजीव कुमार का किरदार जिस इंटेंसिटी और मैस्कुलिनिटी की मांग करता था, वह आवाज में पूरी तरह उतर नहीं पाई। पत्नी के धोखे से टूटे हुए पति की हालत ज्यादा दिलशिकस्ता और घायल लगती है, लेकिन गीत की आवाज उसे सिर्फ एक आम सा उदास गीत बना देती है। फिल्म खिलौना 1970 का गाना अब दूसरी तरफ देखें तो फिल्म खिलौना का मशहूर गीत है खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया। यह गीत एक और भावनात्मक पृष्ठभूमि में सामने आता है। यहाँ एक ऐसे किरदार की बेपसी और टूट-फूट दिखाई गई है जो प्यार के खेल में अपने आप को हारा हुआ पाता है। संजीव कुमार के चेहरे पर दुख, दर्द और सदमा बहुत गहरा है,
और रफ़ी की आवाज़ उस दर्द को इतनी स्वाभाविक तरह से बयां करती है कि लगता है यह आवाज़ इन्हीं के भीतर से निकल रही हो। रफ़ी के ऊंचे सुर, हाई नोट्स, में एक मर्दाना जुर्रत और साथ ही टूटे हुए दिल की तीव्रता मिलती है। जब वह मेरा दिल तोड़ जाते हो गाते हैं, तो उसमें संजीव कुमार की मैस्कुलिनिटी और बेप्सी दोनों साथ साथ झलकती हैं। यहाँ अभिनेत्री मुमताज़ की मौजूदगी भी अहम है। उनके चेहरे पर दुख, बेप्सी और फेमिनिन सॉफ्टनेस है, जबकि संजीव कुमार की आंखों में घायल गरिमा और गहरा दर्द। रफ़ी की आवाज़ इन दोनों के जज्बात को एक पल में जोड़ देती है। मुमताज़ की नरमी और रफ़ी की आवाज़ में दुख, संजीव कुमार की मैस्कुलिनिटी और टूट-फूट के साथ ऐसा संतुलन बनाते हैं कि सीन बिल्कुल जीता जागता लगता है। 70 का दशक हिंदी फिल्मी संगीत के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में यह रिवाज सा बन गया कि हर दूसरे तीसरे हीरो पर किशोर कुमार की आवाज़ फिट कर दी जाए, चाहे वह किरदार या अभिनेता किशोर की आवाज़ के मिजाज से मेल खाता हो या नहीं। इस रुझान की वजह सिर्फ यह थी कि किशोर कुमार उस दौर में ट्रेंड और बिजनेस के लिहाज से सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। फिल्मकार और संगीतकार यह सोचने की भी जहमत नहीं उठाते थे कि किसी किरदार या अभिनेता की असली शख्सियत, उसकी आंखों की भाषा और चेहरे के भाव किस तरह की आवाज के तलबगार हैं। जब मामला उन किरदारों का आया जिनमें मर्दानगी, गहराई, अंदरूनी या घायल गरिमा चाहिए थी, वहां किशोर की आवाज पूरी तरह न्याय नहीं कर पाती थी। इस अंधे रुझान ने न सिर्फ कई अभिनेताओं के साथ नाइंसाफी की बल्कि फिल्मी संगीत के स्तर को भी प्रभावित किया। मोहम्मद रफ़ी जैसे संगीत के इंस्टीट्यूट की मौजूदगी और उनकी फनकारी को नज़रअंदाज करके एकरूपता को बढ़ावा दिया गया। रफ़ी की आवाज़ में जो अद्भुत विविधता और भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करने की क्षमता थी, वह अक्सर किरदारों को वास्तविक रंग दे देती थी। मगर 70 के दशक के इस हर जगह किशोर रुझान ने धीरे धीरे उस विविधता को ही खत्म कर दिया। इसके नतीजे में आने वाले दौर में प्लेबैक सिंगिंग का असली संतुलन बिगड़ गया। गाने किरदारों और अभिनेताओं की मूल शख्सियत से कट गए। एक समय ऐसा आया कि हिंदी फिल्म संगीत में गहराई और किरदार से मिलजोल की वह परंपरा ही मिट गई जो पहले के ज़माने में मोहम्मद रफ़ी के ज़रिए कायम थी। यूँ कहा जा सकता है कि इस रवैये ने न सिर्फ उस दौर के कई यादगार दृश्यों को कमज़ोर किया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए फिल्मी संगीत की धरोहर को भी नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी कमी यह रही कि ऐसे माहौल में मोहम्मद रफ़ी जैसे महान कलाकार की मौजूदगी के बावजूद उनके कमाल का पूरा फायदा नहीं उठाया गया। रफ़ी की आवाज़ सिर्फ एक गायक की आवाज़ नहीं थी बल्कि एक तरह से इंसानियत की धरोहर थी, एक ऐसी पूंजी जिसमें नरमी भी थी, गरिमा भी, इश्क का बयान भी और दुआ की तासीर भी। मगर अफसोस की इस धरोहर की हिफाजत नहीं की गई। उनकी मौजूदगी के बावजूद इंसानियत को उनकी आवाज़ के फैज़ से महरूम रखा गया और यूं इतिहास ने अपने ही खजाने को गंवा दिया। 70 का दशक हिंदी फिल्मी संगीत के लिए एक ऐसे दोराहे की तरह था जहां सोच समझकर कला के उसूल तय करने के बजाय अंधाधुंध रुझानों के पीछे भागना शुरू हो गया। उस समय यह रिवाज आम हो गया कि हर किरदार पर, हर मौके पर एक ही आवाज़ को फिट कर दिया जाए, चाहे वह किरदार की मनोवृत्ति से मेल खाता हो या नहीं। फिल्मकारों और संगीतकारों के लिए उस दौर की सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ यह थी कि बाजार में कौन सी आवाज़ सबसे ज्यादा बिक रही है, कौन सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इस सोच ने कला की नींव को ही कमजोर कर दिया। यह बात माननी पड़ेगी कि हर आवाज़ की अपनी एक प्राकृतिक पहचान, एक रंग और एक दायरा होता है। किसी आवाज़ में बेफिक्री और मिठास अधिक होती है, तो किसी में गरिमा और गहराई। मगर जब एक ही रंग को हर कैनवास पर पोतना शुरू कर दिया जाए तो तस्वीर का असली मतलब खो जाता है। 70 के दशक में यही हुआ। ऐसे किरदार जिनमें मर्दानगी, टूटा हुआ वकार, घायल चुप्पी या गहरे जज्बात चाहिए थे, वहां भी वही आवाज लगा दी गई जिसका असल हुनर किसी और भाव के लिए ज्यादा मुफीद था। नतीजा यह निकला कि पर्दे पर अभिनेता के हावभाव और आवाज का अर्थ दो अलग अलग दुनियाओं की तरह लगते थे। इस एकरूपता ने फिल्मी संगीत की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया। गानों और किरदारों के बीच जो स्वाभाविक तालमेल पहले देखा जाता था, वह धीरे धीरे गायब हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि किरदार की आंखों और होठों से जो कहानी झलकती थी, आवाज उस कहानी को पूरा करने के बजाय अधूरा छोड़ देती थी।
यही वह मोड़ था जहां फिल्मी संगीत अपनी असली रूह से दूर होने लगा। जब आप कमेंट्स करते हैं तो हम आपकी आलोचना पर भी खुश होते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभ्यता के दायरे में ही आलोचना करेंगे। यह इस सिलसिले की पहली वीडियो है और गानों के विश्लेषण और रोचक जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे।